नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। और आज 29 जुलाई है और आज एक बहुत ही स्पेशल डे भी है। आज के दिन पूरा विश्व मनाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। और आज इस इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर हम बात कर रहे हैं विभिन्न टाइगर एक्सपर्ट्स से जो जंगलों में बाघों के लिए काम करते आए हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे। मेहमान का परिचय मैं कराऊं उसके पहले मैं बता दूं कि इस स्पेशल इंटरव्यू की एक बहुत बड़ी खासियत है। खासियत ये है कि इस बार जो सवाल पूछे जाएंगे हमारे गेस्ट से, वो सवाल मैं नहीं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे पूछेंगे। क्योंकि बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है जंगल में, जानवरों में, शेर में, बाघ में, भालू में और भी वाइल्ड लाइफ में उनका बहुत ही शुरू से ही इंटरेस्ट रहता है। अगर आप एनिमेशन फिल्म्स भी देखें, अगर आप कार्टून्स भी देखें, तो आपको अक्सर बच्चों के कार्टून्स में जानवर जरूर दिखते हैं। तो बच्चे और जानवर एक दूसरे से काफी करीब होते हैं। इसीलिए आज जो हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो छोटे छोटे बच्चों की तरफ से पूछे जाएंगे। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले अपने गेस्ट से, जिनका नाम है कुमार मनीष अरविंद, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका परिचय बताऊं उससे पहले मैं करना चाहता हूं उनका स्वागत। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM में। बहुत धन्यवाद। संभव कहते हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों ने काफी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और फोन पर ही रिकॉर्ड करके बच्चों के सवाल मंगाए हैं अपने रेडियो खांची में, और वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे एक एक करके। लेकिन इसके पहले मैं बच्चों को और साथ ही साथ जितने भी रेडियो खांची सुन रहे हैं उनको मनीष सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मनीष सर भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी हैं। मौजूदा समय में मुख्य वन संरक्षक मेदिनीनगर पलामू में पदस्थापित है। और जो सबसे बड़ी खासियत है सर के साथ वो ये है कि 2019 का साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि मैथिली भाषा में काम करने के लिए उन्हें मिला है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर इस अवार्ड के लिए। बहुत धन्यवाद जी। सर, एक मेरे ही एक सवाल, पहला सवाल, चूंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं तो ये मेरे को प्रिविलेज बनता है कि सबसे पहला सवाल मैं पूछ सकूं। वो ये है कि एक तरफ आप जंगल में जानवरों के इर्द गिर्द और पेड़ पक्षी प्रकृति के इतने करीब हैं, और दूसरी तरफ एक साहित्य का और साहित्य से जुड़ा होना, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है? बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़ी हुई दोनों चीजें हैं। जी जी। मैं जब जंगल में जाता हूँ तो जंगल का वातावरण जो है वही मुझे साहित्य की ओर प्रेरित भी करता है। ठीक है। और मेरे साहित्य में आप अधिकांश जो है वो पाएंगे प्रकृति का ही चित्रण पाएंगे, और वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बातें पाएंगे। जागरूकता कैसे बच्चों के बीच लाई जाए वन्य प्राणियों के, वनों के संरक्षण के प्रति, ये बातें हमारे साहित्य में हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि जागरूकता कैसी लाई जाए, और इसी जागरूकता को बच्चों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो सर सवालों का सिलसिला शुरू करें? हाँ बिल्कुल करें हम लोग। तो पहला सवाल हम लेते हैं ये कुशाग्र की आवाज में। मैं कुशाग्र संभव हूँ, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मेरा एक सवाल है कि बाघ क्यों जरूरी है? बाघ, ये तो कुशाग्र ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कुशाग्र, मैं आपको बताऊं कि बाघ जो है, जब हम बाघ की बात करते हैं तो सिर्फ एक जानवर की बात नहीं होती है। बाघ जरूरी इसलिए है कि बाघ, जब हम जानते हैं, ये प्रकृति में सभी जानवरों का, सभी प्राणियों का, उसमें की वन्य प्राणी भी हैं और सारे लोग का सब जुड़े हुए हैं, मनुष्य भी उसमें जुड़े हुए हैं, ये प्रकृति ने बनाया है। तो बाघों का और दूसरे सभी प्राणियों का यहाँ पे कुछ न कुछ पारिस्थितिकीय कार्य होता है। ठीक है। बाघ क्यों जरूरी है ये प्रश्न जो है, तो बाघ जो है अपने पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा बड़ा मांसाहारी जीव है। और हम ये भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा विज्ञान की किताबों में, जीव विज्ञान की किताबों में, कि पूरी प्रकृति में जो एक भोजन तंत्र है, बुना हुआ है।
जो कि बड़ा मांसाहारी, छोटे जानवर तो शाकाहारी जानवर खाता है, फिर शाकाहारी जो है जानवर वो घास और पत्तियों को खा करके जिंदा रहते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन बना हुआ होता है। तो बाघ जो है इस फूड चेन के सबसे ऊपर में, शिखर पर रहता है, इसका स्थान ऊपर में। तो बाघ यदि किसी जंगल में, जंगल विशेष में बाघ यदि जीवित में रह रहे हैं, इसका मतलब वहाँ उस जंगल का स्वास्थ्य अच्छा है। इसका मतलब कि उस जंगल में बाघ को खाने, बाघ के लिए जो शिकार जानवर हैं, जो जैसे मान लीजिए हरिण हैं और जंगली सुअर हैं, भैंसे हैं, ये जो है वहाँ पे उपलब्ध है। और जब वो सब उपलब्ध रहेंगे, जब वहाँ की वनस्पति सही रहेगी, स्वस्थ रहेगी, वहाँ के मैदान पर्याप्त होंगे और छोटे बड़े जो है पेड़ पौधे सब उसमें ठीक है, माने स्वस्थ जंगल जब रहेगा तभी वहाँ बाघ मौजूद हो पाएंगे। इसीलिए और हमारे लिए जंगल बहुत ही उपयोगी हैं, जरूरी हैं, वहाँ से ऑक्सीजन मिले हम लोग को, सबको मिलता है। तो इसीलिए बाघ के बहाने से, बाघ बचाने के बहाने से वास्तव में हम पूरे अपने एक स्वस्थ प्राकृतिक जंगल को बचाना चाहते हैं, जो कि हमारे आपके पूरी मानव सभ्यता के लिए जीवन का जो है आधार। बिल्कुल, बाघ को बचाना जी। अब चलते हैं, दूसरा सवाल भेजा है जिया ने, तो आइए सुनते हैं जिया ने क्या पूछा। हाय, मेरा नाम जिया कुमारी है, मैं प्रेप की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है, सबसे ज्यादा बाघ किस देश में पाए जाते हैं? हाँ जी हाँ, मैं आपको बताऊं, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसके लगभग 3/4 बाघ अपने भारतवर्ष में है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारतवर्ष में हुए। और मैं आपको बताऊं कि लगभग 1 साल पहले का ये डेटा मेरे पास है। जून-जुलाई 2019 में पूरी दुनिया में लगभग 4000 जो है वो बाघों की संख्या आंकी गई। उसमें बाघ में से लगभग 3000 के आसपास अपने देश में पाए जाते हैं बाघ। बिल्कुल, और इसी से मिलता जुलता सवाल तनुषा का भी है। तनुषा, अपना सवाल पूछें। हाय, मेरा नाम है तनुषा कुमारी, मैं पहले में पढ़ती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दुनिया में कितने बाघ बचे हैं? ओह तनुजा, मैंने बताया अभी कि लगभग ये 4000 की संख्या में बाघ अभी हैं। ये पिछले साल, 1 साल पहले का ये फिगर है। अभी पिछले 1 साल में और भी बाघों की संख्या बढ़ी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन ऑफिशियली कहने के लिए अभी 4000 आप कह सकते हैं कि 4000 बाघ पूरी दुनिया में बचे हैं। अगला सवाल सोनिया का है। हाय, मेरा नाम सोनिया घोष है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? सोनिया, आपको पता है कि भारत में जो हमारा पूरा देश है उसको हम लोग समझने के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 मुख्य भागों में बात करके समझते हैं। तो उत्तर भारतीय राज्यों में भी बाघ पाए जाते हैं जंगलों में, और दक्षिण के जो भाग हैं और दक्षिण के जो राज्य हैं उस समय पाए जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि पूरे देश के सभी जंगलों में अमूमन बाघ पाए जाते हैं। आप एक तरफ से लें तो यदि हम इधर से लेते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते ऊपर जो हिमालय पहाड़ है और इसकी तराई क्षेत्र है, तो आसाम से लेकर के बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का भाग जो है उस सब के जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चों के सवाल बाघ पर और भी हैं, जिनका जवाब दे रहे हैं मुख्य वन संरक्षक मेदिनीनगर पलामू के कुमार मनीष अरविंद। तो कहीं मत जाइएगा, बस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।